हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो आज मैं लेके आया हूँ एक न्यू सेट जो कि रिलेटेड है आपका JSAC सीजीएल से, जो कि पेपर 2 का जो इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर है उसका जो सेट 1 लेके आया हूँ। और ये जितना भी सेट हो सकता है मैं करवाऊँगा एग्ज़ाम तक। तो इसमें ये जो सेट है इसमें 100 क्वेश्चंस हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड और कोई चीज़ का अगर MCQ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, बताएं, वो भी अपलोड होगा। ऐसे ये सेट डेली आएगा अब। तो चलिए शुरू करते हैं सेट। तो फर्स्ट में आपका एक ये अनसीन पैसेज है जो कि पढ़ के आपको देख लीजिएगा, पॉज करके पढ़ लीजिएगा इसको। आंसर मैं बता दे रहा हूँ इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा इसका, व्हाट इज़ करेंट सिचुएशन इन पंजाब एज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। तो करेंट सिचुएशन क्या है? तो अकॉर्डिंग टू पैसेज फेसिंग रिलीजियस फैंटेसिज्म एंड वायलेंस, ये है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है, व्हाट वाज द वायलेंट कैंपेन इन द 1980s इन पंजाब एमिंग फॉर। आंसर विल बी स्पीक, उन लोग का भी मांग है क्या? सेपरेट खालिस्तान अकॉर्डिंग टू पैसेज। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट चैलेंजेस आर करेंटली फेस्ड बाय पंजाब सोसाइटीज एज मेंशन्ड इन द पैसेज। तो अकॉर्डिंग टू पैसेज द आंसर विल बी एग्रीकल्चरल क्राइसिस एंड ड्रग एब्यूज़। आप लोग मूवी भी देखे होंगे उड़ता पंजाब, उसमें भी ये चीज़ दिखाया है ड्रग एब्यूज़ के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड बी एट द हार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स rhetoric and policy to address the situation in Punjab as suggested in the passage. According to passage, the answer will be ignoring the issues and hoping they resolve themselves. Okay. तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following best describe the tone of the passage? तो ये कंसर्न्ड है क्योंकि इसमें बताया भी गया है ड्रग एब्यूज़ के बारे में, अभी हम बताएं भी, और जो भी वहाँ का प्रॉब्लम है तो कंसर्न्ड है इसका टोन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पैसेज। तो थीम क्या है इस पैसेज का? द इम्पॉर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग द वायलेंस एंड सेपरेशन इन पंजाब, जो कि खालिस्तानी अलग देश का कंट्री का मांग कर रहे हैं, वो हो गया एक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। अनसीन पैसेज से जो भी क्वेश्चन था वो ख़त्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द थिएटर एसोसिएटेड विद मेनी ऑफ शेक्सपियर प्ले। तो कौन सा थिएटर है जहाँ पे शेक्सपियर का बहुत सारा प्ले दिखाया गया था? तो वो आपका हो जाएगा द ग्लोब थिएटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 आस्क, व्हाट इज़ मूड और टोन ऑफ द पोएम द हॉलो मैन। तो द हॉलो मैन आप लोग को याद होगा J.S. एलियट के द्वारा लिखा गया पोएम है। तो पूछ रहा है कि इसका टोन क्या है। तो अगर आपको पोएम याद होगा तो बता सकते हैं आप, ब्लिकिंग एंड डिस्पेयरिंग होगा, क्योंकि ये बताता है कि आदमी इंसान से रिलेटेड बताता है, वो प्रभु से प्रार्थना करते रहता है कि हम पूरा खाली इंसान हैं, कुछ भी अभी तक अच्छा काम नहीं किए हैं। तो ब्लीक एंड डिस्पेयरिंग होगा इसका टोन। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर वाज फास्टिंग एंड फीस्टिंग, जो कि अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया है, कब पब्लिश किया गया था? तो 1999 में। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल्स डज अनीता देसाई कंसीडर्स एज हर ऑटोबायोग्राफिकल वर्क। कौन सा इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है? तो फास्टिंग एंड फेस्टिंग तो लिखी है, लेकिन वो ऑटोबायोग्राफिकल नहीं है। वो उसमें दिखाया गया है दो कल्चर के बारे में, इंडियन और अमेरिकन कल्चर। तो जो ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है इनका वो हो जाएगा क्लियर लाइट ऑफ डे। क्वेश्चन नंबर 11, विच लिटरेरी मूवमेंट डज द हॉलो मैन बिलोंग टू। तो जो हॉलो मैन जो है वो कौन सा उस टाइम लिटरेरी मूवमेंट था? तो मॉडर्निज्म आ गया था उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच लैंग्वेज डिड R.K. नारायण प्राइमरली राइट्स हिज नोवेल एंड स्टोरी। तो R.K. नारायण कौन सा लैंग्वेज में अपना लिखते थे? इंग्लिश में लिखते थे, और उनका जो मदर टंग है साउथ इंडिया में जो कन्नड़ होगा उसमें लिखते थे वो। क्वेश्चन नंबर 13, R.K. नारायण रिसीव्ड विच अवार्ड फॉर इज ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू इंडियन लिटरेचर। तो उनको मिला था पद्म विभूषण। और भी अवार्ड है, लेकिन सबसे अच्छा अवार्ड उनको इंडिया की तरफ से पद्म विभूषण मिला। क्वेश्चन नंबर 14, विच फील्ड डिड गिरीश कर्नाड
प्राइमरली एक्सेल इन। तो कौन से फील्ड? गिरीश कर्नाड, अगर आपको याद होगा टाइगर मूवी एक था टाइगर में, तो वो जो जिनको दाल बहुत पसंद होता है वो हैं गिरीश कर्नाड। तो ये जनरली क्या करते हैं, प्ले राइटिंग एंड थिएटर इनका मेन है फोकस। क्वेश्चन नंबर 15, गिरीश कर्नाड ओन द जनफिट अवार्ड फॉर विच ऑफ हिज प्ले। तो यह आती एक उनका एक प्ले था, उसके लिए उनको मिला था जनफिट अवार्ड, जो कि बड़ा अवार्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही राइट्स दैट मैन्स स्कोप। जो सोनेट विलियम शेक्सपियर का सोनेट 29 है, उसमें एक लाइन है दैट मैन्स स्कोप। तो इसका मतलब होता है कि द मैन इज़ वेरी इंटेलिजेंट। Question number 17, what complaint did the neighbors have about the servant in the story by R.K. Narayan, Snake in the Grass। तो एक शॉर्ट स्टोरी है स्नेक इन द ग्रास, उसमें R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया है। तो उसमें जो उनका पड़ोसी नेबर होता है वो उसके बारे में क्या कंप्लेन करता है सर्वेंट के बारे में। तो जनरली वो लोग बोलते हैं कि ही नेग्लेक्टेड द गार्डन्स एंड लॉन्स। घास का कटिंग वो नहीं करता था, घास बढ़ गया था उसमें, साफ़ सफाई भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर द फर्स्ट 40 days द बॉय इज कॉल्ड। तो ये है द ओल्ड मैन एंड द सी। तो मैनोलिन एक लड़का होता है जो कि इसको सपोर्ट करता है, तो बॉय का नाम क्या होता है? मैनोलिन होता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द टाउन ऑफ मालगुडी इन द नोवेल द पेंटर ऑफ साइंस। द पेंटर ऑफ साइंस एक नोवेल है R.K. नारायण के द्वारा लिखा हुआ। तो इसमें एक मालगुडी टाउन के बारे में एक स्टोरी है। तो जो मालगुडी टाउन है एक फिक्शनल ये टाउन है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका क्या मतलब महत्व है? तो ये बताता है इट रिप्रेजेंट्स अ माइक्रोकॉस्म ऑफ द इंडियन सोसाइटी। इसमें सब तरह का लोग को दिखाया गया। तो एक छोटा सा बता सकता है कि इंडियन सोसाइटी कैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 20, T.S. Eliot वाज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो T.S. Eliot कहाँ से थे? अमेरिका से। व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोएम द होलो मैन। 21 पे आ जाते हैं। T.S. Eliot ही लिखे हैं इसको, द होलो मैन। तो क्या इसका टोन है? तो इसका टोन है आपका सैटारिकल एंड आयरॉनिकल। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। व्हाट डज द लैंड लेडी इन द पोएम टेलीफोन कन्वर्सेशन सजेस्ट अबाउट हर एम्फेसिस ऑन बाइनरी डिस्टिंक्शन। तो अगर आपको याद होगा टेलीफोन कन्वर्सेशन एक पोएम है, तो उसमें एक लेडी होती है जो कि एक ब्लैक जो पोएट होते हैं उनसे बात हो रहा होता है। तो वो एक नंबर बोलती है कि कितने काले हो तुम, ऐसे करके पूछती है वो। 0.1 नंबर 1 नंबर 2। तो बाइनरी डिस्टिंक्शन होता है। तो वो क्या सजेस्ट करता है? तो वो थोड़ा उसका मतलब होता है कि हर डिज़ायर फॉर सिंप्लिसिटी। क्वेश्चन तो पूछती, अब उसको थोड़ा ख़राब लगा तो इसलिए वो कंसोल करने का कोशिश कर रही है। अब क्वेश्चन नंबर 23, हु सेज द फॉलोइंग लाइन इन द प्ले द टेम्पेस्ट, हेल इज एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर हेयर। तो आपको अगर याद होगा एक प्ले है टेम्पेस्ट, तो जिसमें एक लाइन आता है हेल इज़ एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर हेयर। जब वो जहाज़ डूबता है वहाँ पे, प्रोस्पेरो अपना जादू से जब जहाज़ डूबता है तो एरियल आता है, वो प्रोस्पेरो को बताता है। तो एरियल ये बात बोलता है हेल इज़ एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर हियर। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च इन द प्ले डॉक्टर फॉस्टर्स। तो अगर डॉक्टर फॉस्टर्स आपको याद होगा कहानी, तो उसमें रोमन कैथोलिक चर्च का जो होता है रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? तो ऑब्वियस सा बात है, द पोप ही होगा, पोप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हु वाज कंपेयर्ड टू एज अ सलाव इन द नोवेल द ओल्ड मैन एंड द सी। तो सलाव का थोड़ा आपको मीनिंग बता देते हैं, थोड़ा इजी होगा। सलाव का मतलब होता है जिसके साथ बहुत ज़्यादा मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य चल रहा होगा जिसके साथ। तो अगर आपको याद होगा द ओल्ड मैन एंड द सी नोवेल, तो उसमें सांतियागो होता है 84 दिन तक, उसको 84 डेज तक कुछ भी नहीं मिला होता है, एक भी शिकार हाथ नहीं लगता है। तो उसको सलाव से कंपेयर किया जाता है, अनफॉर्चुनेट पर्सन। क्वेश्चन नंबर 26 आस्क हु केम टू विजिट द फैमिली ड्यूरिंग देयर स्टे एट द रिवर साइड हाउस इन द स्टोरी द कास्टअवे। तो कास्टअवे अगर आपको याद होगा,
ये शॉर्ट स्टोरी है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। इसमें कौन आता है रिवर साइड के के पास उन लोग से मिलने के लिए? तो सतीश का जो भाई होता है शरद, जो कि बाहर पढ़ रहा होता है, वो आता है मिलने कलकत्ता से। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डज द लाइन डू आई वेक अप और स्लीप इन द पोएम ऑड टू नाइटिंगेल सजेस्ट अबाउट द स्टेट ऑफ द माइंड? तो एक पोएम है ऑड टू द नाइटिंगेल, उसमें एक लाइन है डू आई वेक अप और स्लीप। तो इसका क्या मतलब होगा, कौन सा स्टेट बताता है माइंड का? तो ये बताता है कन्फ्यूज़न एंड अनसर्टेनिटी। ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 28 के अकॉर्डिंग, व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ द स्टोरी द मैन ऑफ द हाउस? तो द मैन ऑफ द हाउस एक स्टोरी है जिसमें एक बच्चे की माँ बीमार हो जाती है, ज़्यादा एज नहीं होता है उस बच्चे का। तो इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या होगा? तो इट इज़ सेट ऑन द मिड 20th सेंचुरी। ओके। क्वेश्चन नंबर 29, द टाइम मशीन पब्लिश्ड इन द ईयर 1895 वॉज पब्लिश्ड बाय होम? तो ये जो H.G. वेल्स हैं, इनको लाइक मॉडर्न साइंस फिक्शन से रिलेटेड जो भी नोवेल ये सब होता है उससे रिलेटेड कंटेंट ये देते हैं। तो H.G. वेल्स ही टाइम मशीन लिखे हैं 1895 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया भी है बहुत सारे एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डज गांधी बिलीव्स इन द सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्विंग फेलो ह्यूमन बीइंग्स? तो अगर वॉलेंट्री पॉवर्टी आपको याद होगा, एक ऐसे है गांधी जी के द्वारा लिखा गया, तो उसमें बताते हैं व्हाट डज गांधी बिलीव इन द सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्विंग फेलो ह्यूमन बीइंग? क्या इंपॉर्टेंस है अगर आप किसी को सर्व करते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो इररिलेवेंट टू द कंसेप्ट ऑफ द वॉलेंट्री पॉवर्टी, तो ये तो होगा नहीं। द पाथ ऑफ द एक्यूमुलेटिंग मटेरियल पोसेसन, ये भी नहीं होगा। उसमें तो बताते हैं कि मटेरियल पोसेसन जो भी है उसको छोड़ना है, एक्यूमुलेट तो करना नहीं है। सोर्स ऑफ ब्लिस एंड फुलफिलमेंट होगा। तो अगर आप सर्व करते हैं ना किसी को, तो आपको लाइक ब्लिस एंड फुलफिलमेंट, खुशी होगा। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर द सिविलाइजेशन टू थ्राइव अकॉर्डिंग टू CEM जोड? तो क्या चाहिए? ऑर्डर एंड सेफ्टी होना चाहिए। ये भी एक आपका जो ऐसे है CEM जोड के द्वारा द सिविलाइजेशन, उसमें है। क्वेश्चन नंबर 32, हु ट्रांसलेटेड लेटर टू अ टीचर इनटू इंग्लिश? तो ये लेटर टू अ टीचर एक ऐसे है जिसमें जो मिलानी स्कूल के जो 8 बच्चे होते हैं वो इसको लिखे होते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है एन रोशी एंड टॉम कोल। क्वेश्चन नंबर 33 के अकॉर्डिंग, व्हाट क्वेश्चन हाउंड्स फिलिप थ्रू आउट हिज लाइफ? अगर आपको द बेसमेंट रूम याद होगा, एक शॉर्ट स्टोरी है, उसमें फिलिप नाम का एक बच्चा होता है जिसके घर वाले 14 डेज के वैकेशन पे गए होते हैं। तो जब वो क्वेश्चन लाइक कोई एक घटना घट जाता है, तो उसी से एक क्वेश्चन है कि व्हाट क्वेश्चन उनको ज़िंदगी भर लाइक क्या एक क्वेश्चन कौंधते रहता है उनका दिमाग में। तो वो क्वेश्चन था हु इज़ सी। ओके। 34 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, R.K. नारायण ओन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो ये जीते थे साहित्य अकादमी अवार्ड 1960 में। क्वेश्चन नंबर 35, विच लैंग्वेज हैज़ हैड द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द वोकेबलरी ऑफ इंग्लिश? तो कौन सा इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कौन सा वोकेबलरी का था? तो वो लैटिन का था। इंपॉर्टेंट है ये भी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द प्रैक्टिकल ग्रामर ऑफ द इंग्लिश टंग? ये आपका जो क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश से, तो कौन है इसका ऑथर? प्रैक्टिकल ग्रामर ऑफ द इंग्लिश टंग, तो विलियम टोन्स इसका होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, इन विच सेंचुरी वाज द अमेरिकन इंग्लिश डिराइव्ड फ्रॉम द ब्रिटिश इंग्लिश? तो कब है सो अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश से डिराइव हुआ? 17th में, जब मॉडर्निज्म आ गया था, मॉडर्न इंग्लिश की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे, तब हुआ था। अब फोनेटिक्स से क्वेश्चन है आपका, द वर्ड कैट कंटेन्स हाउ मेनी फोनेम्स? तो कैट जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो कितना फोनेम्स आता है कैट? तो इसमें 3 होगा एक्चुअली। तो चलिए एक और है आपका लिटरेरी से ही, लाइक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से ही क्वेश्चन है। बेवुल्फ वाज रिटेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायलेक्ट्स? तो वेस्ट सैक्सन था, उसमें इसको लिखा गया था बेवुल्फ को उस टाइम, ये फेमस है।
क्वेश्चन नंबर 14 के अकॉर्डिंग विच ईयर रिप्रेजेंट्स द टाइम एट विच इंग्लिश बिगिंस टू बी जनरली अडॉप्टेड इन प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग। कौन सा ईयर था जिसमें राइटिंग में इंग्लिश को हम लोग यूज़ करने लगा था, तो वो ईयर था आपका 1425। याद रखिएगा डेट ये सब। क्वेश्चन नंबर 41 के अकॉर्डिंग विच हिस्टोरिकल इवेंट लीड टू द वाइड स्प्रेड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंग्लिश स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो वो था आपका द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 42 के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट सर्वाइविंग रिटेन एविडेंस ऑफ द ग्रीक लैंग्वेज। तो कौन सा हो जाएगा ये, मैसेनेरम। क्वेश्चन नंबर 43 हु फॉरवर्डेड द थ्योरी कॉल्ड स्केल कैटेगरी ग्रामर। तो ये आपका हो जाएगा M.A.K. Halliday। क्वेश्चन नंबर 44 के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। तो कौन सा इसमें मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन नहीं है, तो राउंडेड नहीं है, बाकी नज़ल, स्टॉप्स एंड फ्रिकेटिव ये आपका मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है, फोनेटिक्स से है ये। क्वेश्चन नंबर 45 हु इज़ द राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान। अगर आपको ये याद होगा द टेम्पेस्ट ड्रामा, तो उसमें ड्यूक का जो शुरू में मिलान होता है वो कौन था, प्रोस्पेरो था, लेकिन उसका भाई एंटोनियो उसको धोखा देके हड़प लेता है। तो वही पूछ रहा है कि राइटफुल ड्यूक कौन होगा मिलान का, तो प्रोस्पेरो होगा। क्वेश्चन नंबर 46 के अकॉर्डिंग फ्रॉम विच जेल वाज जवाहरलाल नेहरू रिलीज्ड ड्यू टू हिज वाइफ्स क्रिटिकल कंडीशन। तो अगर आपको ऐसे याद होगा तो कमला नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू की पत्नी थी, तो कमला नेहरू ऐसे से ये क्वेश्चन है। तो कमला नेहरू जब बीमार पड़ गई थी उस टाइम जवाहरलाल नेहरू थे जेल में थे, तो वो कौन से जेल में थे, तो माउंटेन जेल ऑफ अल्मोड़ा में थे, उस टाइम उनको रिलीज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लोजिव्स। तो प्लोजिव्स कौन सा हो जाएगा, स्टॉप्स हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 48 के अकॉर्डिंग इंग्लिश में जो एच है उसको कैसे मतलब क्या बोला जा सकता है, तो वो आपका ग्लोथल होता है। क्वेश्चन नंबर 49 इंडो यूरोपियन लैंग्वेज आर बिलीव टू डिराइव फ्रॉम अ हाइपोथेटिकल लैंग्वेज विच इज़ कॉल्ड एज। तो बोला जाता है कि जो यूरोपियन लैंग्वेज है वो एक हाइपोथेटिकल लैंग्वेज से डिराइव हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो इंडो यूरोपियन। क्वेश्चन नंबर 50 इन विच सीजन डज द ऑड टू नाइट एंगल टेक्स प्लेस। तो ऑड टू नाइट एंगल होता है, उसमें क्या होता है कि एक समर सीजन होता है, समर सीजन के टाइम में ही ये लिखा गया था। वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे इसके पोएट, और वहीं पे वो एक ऑड टू नाइट एंगल पोएम लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 51 रीअरेंज द पास्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। तो अगर आप इसको देख लीजिएगा एक बार, तो करेक्ट ऑर्डर का आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, आंसर हो जाएगा 3, 2 एंड 1, 4। क्वेश्चन नंबर 52 के अकॉर्डिंग एक्टिव पैसिव आपको देखना है। तो क्वेश्चन है ही वाजंट गिवन द इंफॉर्मेशन ही नीडेड। तो इसका मतलब हो रहा है कि उसको दिया नहीं गया, तो ये तो खुद पैसिव में है, तो इसको एक्टिव में कन्वर्ट करना होगा। तो दे डिड नॉट गिव हिम द इंफॉर्मेशन ही नीडेड। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो टेंस भी इसमें चेंज होता है। आई होप आपको रूल पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 तो एक्टिव पैसिव से ही रिलेटेड है। बिपिन वॉज नॉट टोल्ड अबाउट द मीटिंग। तो नोबडी टोल्ड बिपिन अबाउट द मीटिंग। तो ये भी पैसिव में था, एक्टिव में आपको कन्वर्ट करना था इसको। तो ये पहचानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन में दे देगा कि एक्टिव टू पैसिव भी या पैसिव टू एक्टिव। वहाँ पे दोनों ऑप्शन रहेगा, अकॉर्डिंग टू आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा एक्टिव में है, किसको पैसिव में करना है। क्वेश्चन नंबर 54 गिव द एक्टिव पैसिव। तो ये भी एक्टिव पैसिव से है। कमला शुड बी पोलाइट। तो इसमें कोई भी ऑप्शन है सो फिट नहीं बैठ रहा है, तो नन ऑफ दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 आई टोल्ड हर इट वाज रेनिंग लास्ट नाइट व्हेन यू लेफ्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आई टोल्ड हर डैट इट हैड बीन रेनिंग। इट वाज रेनिंग हो, इट हैड बीन रेनिंग में हो जाएगा।
last night when she had left. Question number 56, ये भी नरेशन से ही क्वेश्चन है. He said I shall try to bring you the books tomorrow. इसका जो आंसर हो जाएगा, he said that he should try to bring me the books tomorrow. Okay. Question number 57, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट. ये भी है आपका नरेशन से. सरवन सेड टू करिश्मा कृषि विल लीव फॉर हर नेटिव प्लेस टुमारो. तो इसका हो जाएगा, श्रवण टोल्ड कृष्मा दैट कृषि वुड लीव फॉर हर नेटिव प्लेस द नेक्स्ट डे. टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं. चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस. तो यहाँ पे एक आपको सेंटेंस दिया हुआ है, उसको आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं. तो अ निगोशिएशन बिटवीन एनिमीज़, तो इसको वन वर्ड में हम पार्ले बोलेंगे. क्वेश्चन नंबर 59, इसमें क्या है, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है. तो डन और हैपनिंग इन द नाइट, तो आपको पता ही होगा इसको नॉक्ट्रल बोलते हैं, जो कि रात में होता है. क्वेश्चन नंबर 16 के अकॉर्डिंग, in the poem by A.K. Ramanujan, how does the speaker distinguish between the twins? तो पोएम नहीं है ये एक्चुअली आपका, हाँ ये एक रिवर जो पोएम है उसमें क्या होता है, बताते हैं कि कैसे एक ट्विंस के बारे में बताता है. एक माँ होती है जो कि बह जाती है फ्लड में, जो बाढ़ आता है नदी में, उसमें एक माँ बह जाती है. और ऐसा बोला जाता है कि उसके जो गर्भ में दो बच्चे थे जो ट्विंस थे, जिनका जन्म नहीं हुआ था, और वो बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल थे. एक मोल भी नहीं था उनके बॉडी में जिससे उनको अलग बताया जा सके. तो जो A.K. रामानुजम बताते हैं कि जो उनका डिफरेंट कलर का अगर वो डायपर पहने ना तो ही उनको पहचाना जा सकता है, नहीं तो कोई भी डिफरेंस नहीं कर सकता. वो इतने ज़्यादा आइडेंटिकल ट्विंस थे. क्वेश्चन नंबर 61 के अकॉर्डिंग, इन विच फॉर्म इज़ द पोएम लीड काइंडली लाइट इज़ रिटेन. तो जो लीड काइंडली लाइट है वो फ्री वर्स में है. इसका कोई एक पार्टिकुलर कोई फॉर्म नहीं है, फ्री वर्स है. क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्रेज द थीम ऑफ द लॉस इन द ड्रामा फाइनल सॉल्यूशन. तो जो फाइनल सॉल्यूशन एक ड्रामा है गिरीश कर्नाड के द्वारा, तो उसमें क्या बताता है, डेथ ऑफ शिल्पा एंड विष्णुसन. तो शिल्पा और विष्णुसन का जो डेथ होता है ये उसका थीम है. वाट डू द क्वेश्चन नंबर 63, वाट डू द हॉलो मैन क्लच ऑन देयर हैंड्स. तो जो हॉलो मैन है अपने हाथ में क्या गुदवाया हुआ है, तो रिलीजियस सिंबल्स एंड आइकन्स है वो हाथ में उसका है. क्वेश्चन नंबर 64 के अकॉर्डिंग, वाट हैपन्स टू रमन्स कैरियर एज अ साइन पेंटर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नोवेल. तो ये एक जो मालगुड़ी जो शहर में जो रहता है रमन, R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया है. तो लास्ट में जो एंड होता है नोवेल, उसमें क्या हो जाता है, तो होता ये है कि वो गिव्स अप पेंटिंग साइन. वो बहुत अच्छा पेंटिंग करता है, बट एट द एंड ऑफ नोवेल वो पेंटिंग छोड़ देता है, तो ही गिव्स अप द पेंटिंग साइन. क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट डज द फ्रेज टेल देम आई केम इम्प्लाई अबाउट द ट्रैवलर. एक इसमें आपको याद होगा द ट्रैवलर नाम का एक पोएम है जिसमें लास्ट में क्या होता है कि वो बोलता है टेल देम आई केम. तो ये क्या इसका मतलब होता है, इस फ्रेज का क्या मतलब होगा. तो ये लास्ट में बोलता है तो इसका मतलब होता है ही वांट्स क्लोजर एंड एक्नॉलेजमेंट. तो ये तो बताना चाहता है बंद हो रहा है, ये जा रहा है, और दूसरा कि एक्नॉलेजमेंट बताना किसी को कि हम आए थे, ऐसा नहीं कि हम आए किसी को पता ही नहीं चले. क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स मटेरियल फॉर द स्टोरी ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स. तो डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो उसका प्राइमरी सोर्स क्या है, तो ऐसा बोला जाता है कि ये मेडाइवल लीजेंड्स एंड फॉकलोर है, ऐसा बोला जाता है. क्वेश्चन नंबर 67, चूज द अल्टरनेटिव इज बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज. तो इडियम फ्रेज इसमें है आई हैव अ हरक्यूलेन टास्क, ये है, इसका क्या होगा, इस फ्रेज का मीनिंग क्या होगा. तो इस फ्रेज का मीनिंग होगा हरक्यूलेन टास्क मतलब चैलेंजिंग टास्क होता है. क्वेश्चन नंबर 68, ही वांट्स देम टू फील ऑन अ लेवल प्लेइंग फील्ड. तो ये जो आइडियम फ्रेज है इसका क्या हो जाएगा,
फील ऑन अ लेवल प्लेइंग फील्ड, इसका मतलब हो जाएगा आपका a situation in which everyone has a fair and equal chance of succeeding. Okay. Question number 69, choose the word similar in meaning to the given word. तो इसका सिनोनिम आपको बताना है। कौन सा वर्ड का सिनोनिम? इविक्ट का। तो इविक्ट मतलब तो जानते हैं, इविक्शन मतलब कहीं से निकालना है, एक्सपेल करना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, कालमोर। कालमोर इसका आपको सिनोनिम बताना है। तो कालमोर मतलब होता है कि लाइक किसी को लाइक चिल्ला के कोई चीज़ मांगना बोल सकते हैं एरोगेंट टोन में। तो डिमांड हो जाएगा इसको सिनोनिम, बाकी तो कोई मैच करेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द शिप दैट इज़ wrecked इन द पोएम द टेम्पेस्ट। तो द टेम्पेस्ट एक पोएम नहीं है, एक्चुअली ये ड्रामा है। तो इसमें जो शिप होता है उसका क्या नाम होता है, जो कि डूबते डूबते बचता है। तो उसका जो द टेम्पेस्ट जो हम लोग का ड्रामा का जो नाम है ना, वही उस शिप का भी नाम है। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द प्ले हयावदना। तो हयावदना जो है उसका क्या है, गिरीश कर्नाड नाम है उनका। क्वेश्चन नंबर 73 के अकॉर्डिंग, व्हाट डज द पोएम लीड काइंडली लाइट इमेजरी ऑफ मोर फेन क्रैग एंड टोरेंट रिप्रेजेंट। तो लीड काइंडली लाइट है, उसमें बताया गया है मोर के बारे में, फेन क्रैग एंड टोरेंट के बारे में। तो ये क्या बताते हैं, जो भी वो ट्रैवल करते रहते हैं तो उस टाइम जो भी वो डेंजर एंड ऑब्स्टेकल्स होता है ना, उसको डिस्क्राइब करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि लाइक हमें राह दिखाओ, बचाओ यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 74 के अकॉर्डिंग हो जाएगा, विच लिटरेरी डिवाइस इज़ यूज इन द लाइन दो वॉज नॉट बोर्न फॉर डेथ इमोर्टल बर्ड। तो ये अगर ऑड टू नाइटिंगेल है, वो उस पोएम से लिया गया है। उसमें एक फ्रेज़ है, दो वॉज नॉट बोर्न फॉर डेथ इमोर्टल बर्ड। तो ये जो लिटरेरी डिवाइसों का मेटाफर होगा, इसमें लाइक इमोर्टलिटी से कंपेयर करते हैं बर्ड को। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट डज फिलिप सी व्हेन ही गोज़ आउट फॉर अ वॉक। तो फिलिप क्या देखता है, फिलिप अभी हमने बताया था द बेसमेंट रूम से लिया गया है। तो फिलिप जब बाहर जाता है, डर के भागता है, तो वो क्या देखता है, एक स्वीट शॉप सबसे पहले देखता है। क्वेश्चन नंबर 76, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी बिलीफ व्हाट इज़ अ डिज़ायरेबल स्टेट। तो क्या होना चाहिए डिज़ायरेबल स्टेट। तो एकोमिलेटिंग मटेरियल वेल्थ, ये तो होगा नहीं क्योंकि वो छोड़ते हैं उस चीज़ को। मल्टीप्लाइंग वंस फाउंड, तो अपने जो इच्छा है उसको और बढ़ाना, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी, परस्यूइंग अ लाइफ ऑफ लग्जरी, बिल्कुल नहीं। तो नन ऑफ दीज होगा, कोई भी इसमें मैच नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 77, तो इसमें जो आपका एक सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ से, तो उसमें जो भी एरर है तो बताना है। वी स्वैम अप टू द ड्राइंग मैन, काउट होल्ड ऑफ हिज क्लोथ्स बिफोर ही कुड गो डाउन अगेन एंड पुल्ड हिम आउट। तो इसमें जो पुल्ड हिम आउट के बाद जो सेफ नहीं होगा, सेफली होगा यहाँ पे। तो आपका ये हो जाएगा और आंसर आपका हो जाएगा दिस वन, इसमें एरर है। क्वेश्चन नंबर 78, इसमें भी एरर ढूंढना है। नोइंग वाई ही वॉज एबसेंट आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड इफ़ आई वॉज नोइंग। तो इफ़ आई वॉज नोइंग नहीं होगा, यहाँ नोइंग नो के साथ आईएनजी नहीं होगा। तो इफ़ आई वॉज नोइंग वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस। अब क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, जो भी फ्रेज़ है उसका सब्स्टिट्यूट बताना है। तो यहाँ पे रेयरली होगा, जो कि नॉट ऑफन, हमेशा नहीं होता है। तो आप देख लीजिए, हैबिचुअल नहीं होगा बार बार। सेल्डम मतलब होता है रेयर, जो कि कभी कभी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, तो इसमें क्या करना है, एरर फाइंड करना है सेंटेंस में। फॉर्चुनेटली ही पास्ड द एग्ज़ाम विथ डिंट ऑफ शेयर हार्ड वर्क एंड डिलीजेंस। तो इसमें हो जाएगा फॉर्चुनेटली ही पास्ड द एग्ज़ाम, पास तो कर गया, विथ डिंट ऑफ शेयर। तो विथ डेंट नहीं होगा इसमें,
विदाउट डेंट ऑफ शेयर हार्डवर्क होगा। अगर हार्डवर्क किया होता तो फॉर्चुनेटली फिर क्यों लिखेगा यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं अब इसमें। विथ डेंट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें एक इडियम दिया हुआ है लेफ़्ट राइट एंड सेंटर। तो इसका क्या मतलब होता है? लेफ़्ट राइट एंड सेंटर का मतलब हो जाएगा हैपनिंग इन लॉट ऑफ प्लेसेस टू अ लॉट ऑफ पीपल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ जाते हैं। इसमें जो इनकरेक्ट वर्ड है उसको बताना है। तो कॉर्नवाइजर, इसमें एक एस छूट गया है, इसका स्पेलिंग हम लिख भी दिए हैं यहाँ पे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 83 में इडियम है गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर। तो ये कब होता है? तो ये होगा आपका गेट एन एक्सट्रीमली वेल विथ समवन। ओके, क्वेश्चन नंबर 84, हाउ ऑफन इज द रिवर कंसिडर्ड पोएटिक इन द पोएम द रिवर। तो जो द रिवर पोएम है उसमें कब रिवर को साल में एक बार बाढ़ आता है तो लोग उसका गुणगान करने लगते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वंस अ ईयर। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज़ द ओवरऑल थीम ऑफ द स्टोरी द कास्ट अवे। तो जो कास्ट अवे है उसका जो फैमिली के बारे में ही पूरा बताया गया है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ जो फैमिली बॉन्ड्स है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, फ्रॉम विच पोएम दिस लाइन हैज़ बीन टेकन। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा पोएम के बीच से भी लाइन दे सकते हैं। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन। तो अगर आपको याद होगा द रेनबो पोएम, उसमें बोलते हैं पोएम द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन। और उस पोएम का एक और नाम है माई हार्ट लीप्स अप। जब पोएम स्टार्ट होता है तो इसी लाइन से स्टार्ट होता है, माई हार्ट लीप्स अप। तो बोथ ए एंड सी विल बी द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम द लिसनर। तो जो लिसनर जो पोएम है उसका राइम स्कीम क्या है? तो ABCB इसका राइम स्कीम है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। द टाइटल ऑफ द प्ले फाइनल सॉल्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो जो फाइनल सॉल्यूशन एक महेश दत्तानी जो लिखे हैं, तो उसका फाइनल सॉल्यूशन कहाँ से लिया गया है? तो ये एक पॉलिटिकल स्लोगन है, उससे लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट डज द वर्ड बी मोन इन द पोएम सोनेट 29। विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो लिखा गया सोनेट 29 है उसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है बी मोन। तो इसका मीनिंग हो जाता है आपका लैमेंट और मॉर्न, मीन्स रोना, दुखी होना। क्वेश्चन नंबर 90, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है किसके लिए? अ पर्सन who regards the whole world as his country। तो क्या हो जाएगा? कॉस्मोपॉलिटन हो जाएगा उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो ये अंडरलाइन सेगमेंट है, ही इज़ वेटिंग अपॉन यू इन द कंपाउंड। तो वेटिंग अपॉन नहीं होगा, ही इज़ वेटिंग फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फिर से आया है। तो फ्लोरोसेंस का जो है मीनिंग वो स्पेलिंग गलत है, इसमें एक आपका SE छूट गया है, तो करेक्ट वाला पार्ट यहाँ पे लिख दिए हम। क्वेश्चन नंबर 93, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम यहाँ पे बताना है किसका? अनकैनी। तो अनकैनी मतलब होता है वेरी स्ट्रेंज। तो इसका हो जाएगा ऑर्डिनरी विल बी द appropriate antonym for uncanny। क्वेश्चन नंबर 94, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। तो सिनोनिम रिवोक का करना है, तो रिवोक का होता है रिपेल। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग थीम इज़ नॉट एक्सप्लोर्ड इन द जॉन किट्स ऑट टू अ नाइट एंगल। एक जो पोएम है ऑट टू अ नाइट एंगल, उसमें कौन सा थीम नहीं बताया गया है? उसमें बहुत सारा थीम है, ब्यूटी के बारे में बताते हैं, लव है, मोर्टैलिटी है, बट वार के बारे में उसमें कोई अति नहीं है। तो दिस विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, अब इसमें आपको बताना है कि ऑट टू नाइट एंगल जो पोएम है
उसमें कौन सा डिज़ायर के बारे में बताया गया है पोएट का। तो फेड फार अवे, डिज़ॉल्व एंड क्वाइट फॉरगेट। इसमें जो स्पीकर का जो डिज़ायर है स्केप फ्रॉम रियलिटी, कौन सा लाइन से झलकता है? फेड फार अवे, डिज़ॉल्व एंड क्वाइट फॉरगेट। 97 व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल फाइनल सॉल्यूशन। जो फाइनल सॉल्यूशन महेश दत्तानी के द्वारा जो लिखा गया है उसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो इम्पॉर्टेंस होता है इसका, इट रेफर्स टू द रिजोल्यूशन ऑफ कम्युनल टेंशन इन द प्ले। ये नहीं होगा, कोई इसमें रिजोल्यूशन नहीं निकल के आता है। इट रिप्रेजेंट्स द अल्टीमेट गोल फॉर सोशल हार्मनी, ये भी नहीं निकल के आता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इट एल्यूड्स टू हॉलोकॉस्ट एंड जेनोसाइड, जो भी उसमें होता है होलोकॉस्ट और जेनोसाइड, उसके बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 98 व्हाट ड्रामेटिक टेक्निक्स डज महेश दत्तानी एम्प्लॉय इन फाइनल सॉल्यूशन। जो फाइनल सॉल्यूशन है उसमें कौन सा ड्रामेटिक टेक्निक यूज़ किए हैं वो? तो बहुत सारा सिंबलिज्म एंड मेटाफर यूज़ किए हैं अपना बात को बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 99 इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज विलियम वर्ड्सवर्थ वाज मेड पोएट लॉरिएट। कौन से ईयर में पोएट लॉरिएट उनको बना दिया गया था विलियम वर्ड्सवर्थ का? तो 1843 में। क्वेश्चन नंबर 100 व्हाट वाज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द जवाहरलाल नेहरू फॉरेन पॉलिसी। तो उनका गाइडिंग पॉलिसी क्या था? फॉरेन पॉलिसी का गाइडिंग प्रिंसिपल क्या था? तो नॉन अलाइन मूवमेंट था। तो ये था आपका आज का 100 क्वेश्चन सेट 1। उम्मीद है सेट 2 भी जल्दी आएगा, कल आ जाना चाहिए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।